थोड़ी देर में रामदेव बाबा ने बोला दाईं ओर से सांस खींचो। सबने खींची, वो अंकल ने जो सड़सड़ा के खींची। अच्छा, मुझसे कई लोग कहते हैं कि तुम वीर रस क्यों नहीं लिखते। मैंने कहा क्यों लिखे वीर रस, क्यों लिखे वीर रस जो अपन है ही नहीं। ओम गणनाथ वह गणपति गंगा वामहे प्रियनाथ वह प्रियपति गंगा वामहे घी चोरो घी चोरो घी चोरो। ये आप लोगों के संस्कार है कि आप कवि सम्मेलन यहाँ के माँ के सम्मान में यहाँ करवा रहे हैं। ये हमारे देश के संस्कार है, वरना आजकल संस्कार कहाँ बचे हैं साहब। होते क्या है संस्कार। जब रावण ने सीता जी का हरण किया तो सीता जी रावण के वश में नहीं आई। तो मंदोदरी से रावण ने कहा कि मंदोदरी, सीता को हरे हुए मुझे इतना समय हो गया लेकिन सीता आज तक मेरे वश में नहीं आई। तो मंदोदरी ने कहा कि महाराज, अगर सीता को वश में करना है तो भगवान श्री राम का रूप लेकर सीता के सामने जाइए, सीता अवश्य आपके वश में आएगी। रावण ने कहा कि मंदोदरी, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी राम का रूप नहीं रखना चाहा, मैंने कई बार कोशिश की कि मैं राम का रूप लूं और सीता के सामने जाऊं, लेकिन जब जब भी मैंने राम का रूप लिया हर पराई नारी मुझे मां और बहन के रूप में दिखने लगी। ये हमारे देश के संस्कार हैं साहब। लेकिन क्या हो गया हमारे देश के संस्कारों को अचानक से, क्या हो गया। इसका रिश्ता उससे, उसका रिश्ता उससे, उसका रिश्ता उसके भी उससे, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। मेरे आज तक समझ में नहीं आई कि इसमें पवित्रता कहां से आ गई। अच्छा, रात को 2 बजे तक वो एकता कपूर नहीं सोन दे और सुबह 4 बजे बाबा रामदेव जगा दें। दाईं ओर से खींचो, बाईं ओर से छोड़ो। भगवान कसम उस आदमी ने जीना हराम कर दिया। एक बार भोपाल आ गए मेरे शहर में तो मेरी पत्नी बोली घर में पड़े रहते हो, जाओ वो बाबा रामदेव आज शिविर लगा, योगा सीखो जाके। भगवान कसम क्या खतरनाक योगा सिखाया अगले ने, मेरे को जिंदगी भर तक याद रहेगा वो योगा। वो बाबा रामदेव तो 200 मीटर दूर बैठे हमसे और हमको पकड़ा दी 1-1 फीट की दरी। अच्छा, बात ये नहीं है, सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई, मेरे पीछे एक अंकल बैठ गए, उनको पता नहीं कौन से महीने का जुकाम, हर एक महीने में रुमाल लें और खाक करके भर के रख दें। मेरा दिमाग खराब के पता नहीं क्या होने वाला है। थोड़ी देर में रामदेव बाबा ने बोला दाईं ओर से सांस खींचो। सबने खींची, वो अंकल ने जो सड़सड़ा के खींची। जब तक ताली नहीं जाएगी ये सड़सड़ाहट ऐसी बनी रहेगी। भगवान कसम मेरी रीढ़ की हड्डी कांप गई। मैंने कहा अब क्या होगा। थोड़ी देर में रामदेव बाबा बोले और खींचो, उनने और सड़सड़ा के खींच ली, लास्ट पॉइंट तक बंदूक भर ली। मैं भगवान से विनती करूं कि हे भगवान लाइट चली जाए, ये बाबा रामदेव की आवाज चली जाए, ये कहीं बोल ना दे कि छोड़ो। लेकिन भगवान को क्या मंजूर। थोड़ी देर में रामदेव बाबा बोले छोड़ो। वो तो तपाई बैठा था, भगवान कसम 3 दिन तक बदबू नहीं गई। उस शर्ट की मैंने 4 बार वॉशिंग मशीन में धोई और ताली अब भी नहीं आ रही ढंग से। ये स्थिति है। देखो ऐसे खिलखिलाते चेहरे अच्छे लगते हैं, इसलिए आप खिलखिलाते रहिए, तालियां बजाते रहिए। बड़ा अच्छा कवि सम्मेलन यहाँ पे हुआ। मैं तो प्रीति मिश्रा जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, उनके बुलावे पे हम लोग यहाँ आ गए। भगवान कसम मैनेजमेंट सीखना है तो प्रीति मिश्रा जी से सीखो। क्या मैनेजमेंट करती हैं। 70,000 रुपए की टीम को उन्होंने क्या बुला लिया, क्या खतरनाक पैसे देके बुलाया। कोई नहीं कर सकता पूरे देश में ऐसा। मेरे पास फोन आया, बोले दीपक भैया आना है। मैंने कहा आएंगे। बोले कितने पैसे लोगे। मैंने कहा मैं 35,000 रुपए लेता हूं। बोले पागल हो क्या, मनीष वाजपेयी तो बहुत कम में आ रहा है। मैंने कहा कितने कम में आ रहे हैं। बोले बहुत कम में आ रहे हैं। मैंने कहा कितने कम में आ रहे हैं। अरे बोले बहुत कम में आ रहा है। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा एक काम करो, जितने कम में मनीष वाजपेयी आ रहे हैं उससे 100 रुपए कम मुझे देना। बोले आ जाओ। यहाँ आके पता चला मनीष वाजपेयी 100 रुपए में ही आए। कौन बनेगा करोड़पति में मेरा सिलेक्शन हो गया। भगवान कसम। अमिताभ बच्चन ने मुझसे पूरे 15 सवाल पूछे।
14 सवालों के मैंने बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दिए और 5 करोड़ जीत गया। लेकिन जैसे ही उसने मुझसे 15वां सवाल पूछा, मुझे जवाब आता था, जानबूझ के मैंने जवाब नहीं दिया और 7 करोड़ हार गया। अमिताभ बच्चन ने मुझसे पूछा कि बताओ इस पूरे देश में सबसे कम बजट का कवि सम्मेलन कौन करा सकता है। भगवान कसम में 7 करोड़ हार गया, लेकिन बबीता जी का नाम नहीं लिया। ये कवियों की स्थिति बड़ी विकट स्थिति होती है, लेकिन आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, आपको प्रणाम करता हूं। जब वो सरस्वती की वंदना कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोयल गा रही हो। कोयल के बाद अचानक कौवा खड़ा हो गया। हालांकि मैं कौवा कहीं से नहीं लगता, लेकिन मेरी पत्नी कहती कि तू इंसान भी नहीं लगता। हंसने की बात नहीं है, ये पत्नियों का प्रकोप है। मैं तो रात में खाना खा के निकला एक बार टहलने, सड़क सुनसान, अचानक एक चुड़ैल आ गई सामने। बोली हाँ मैं चुड़ैल, अपन पे कोई असर नहीं, अपन सीधे चले गए। चुड़ैलन का दिमाग खराब, फिर सामने आई, बोली हाँ मैं चुड़ैल, फिर अपने पे कोई असर नहीं, अपन सीधे चले गए। चुड़ैल को गुस्सा आ गई बहुत तेज, एकदम गुस्से में सामने आई, बोली हाँ मैं चुड़ैल, डर क्यों नहीं रहा। मैंने कहा एक तरफ हट, तेरी बहन तो मेरी बीवी है। दीप मिश्रा जी भी तो मन में यही सोचते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, वो तो डर के मारे खो गई। अच्छा, मेरी पत्नी मेरे बच्चे से बोली बेटा केला खा ले, उसने कहा नहीं। बेटा सेब खा ले, उसने कहा नहीं। बेटा चीकू खा ले, उसने कहा नहीं। मेरी पत्नी को गुस्सा आई, बोली साले अपने बाप पे गया चप्पल ही खाएगा। ये कवियों की हालत हो जाती है। मैं तो अभी आया तो खाना खाने गए बबीता जी के यहाँ पे। खाना खाने जैसे ही बैठे तो इन्होंने बड़े प्रेम से हम सबको पूड़ियां परसी। पूड़ी परसी, फिर बाद में आई और लीजिए। मैंने कहा नहीं भाभी जी, नहीं और लीजिए। मैंने कहा ठीक है। फिर आई, बोले और। मैंने कहा बस पहले से ही मैं 6 खा चुका, अब मेरी खाने की हिम्मत नहीं है। तो बोली नहीं खाई तो तुमने 8 है, लेकिन बिन कौन रहा। आया यहाँ तो मिश्रा जी बोले, दीप मिश्रा जी बोले और दीपक भाई आजकल क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई साहब मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी पत्नी जरूर जानवरों के सुधार के लिए बड़े काम कर रही है। इन्होंने मुझे नीचे से ऊपर देखा, ऊपर से नीचे देखा। बोले यार तुम्हारी पत्नी जरूर जानवरों के सुधार के लिए काम कर रही होंगी, लेकिन तुम में तो कोई सुधार ही नहीं दिख रहा। बोले यार दीपक भाई भोपाल से आए हो, याद रखना नागपुर के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर जैसे ही मैं आया यहाँ पे रुकवाया जहाँ, तो वहां फिर आ गए, बोले चाय पियेंगे। मैंने कहा हाँ भाई साहब। चाय पिलवाई, बोले भूल मत जाना, आपको मैंने बताया आप भोपाल से आए हो, नागपुर के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। यहाँ मेरा सम्मान करने आए तो धीरे से कान में फिर बोलने लगे, बोले भूल तो नहीं गए, आपको याद है ना कि आप भोपाल से आए हो, नागपुर के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा यार दीप मिश्रा जी आप तो ये बताओ कि नागपुर के सब लोग समझदार हैं कि कुछ बेवकूफ भी पाए जाते हैं। ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाए। ये हास्य कवियों की स्थिति हो जाती है, भगवान कसम। अच्छा, मेरे घर आ गए एक दिन तो मेरा 8 साल का लड़का दरवाजे पे खड़ा। बोले पापा हैं? उसने कहा है। बोले पापा को बुलाओ। उसने कहा पापा नहीं आ सकते। ये बोले क्यों नहीं आ सकते, क्या पापा खाना खा रहे? उसने कहा नहीं। बोले क्यों नहीं आ सकते, क्या पापा नहा रहे? उसने कहा नहीं, मम्मी के हाथ में चप्पल है, पापा सिर खुजा रहे। बड़ा अच्छा, आप लोग सुन रहे हैं, जरा एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और आइए अब मैं परिचय, क्योंकि कवियों से आपका करा चुकी हैं प्रीति मिश्रा जी, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक परिचय मैं भी अपनी तरफ से आपको करा दूं, ताकि हम कवियों का परिचय कराने का ढंग अलग होता है। यहाँ पे कोने पे एक हस्ती विराजमान है, आप देखें, मनीष वाजपेयी जी इनका नाम होता है। नागपुर के पास कामटी करके एक जगह है, आप सब लोग उस जगह से परिचित होंगे। कामटी आजकल जिस नाम से जानी जाती है वो नाम होता है मनीष वाजपेयी। सारे देश में हास्य व्यंग के लिए जो जाने जाते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। महीने के 30 दिन कवि सम्मेलन में जाते हैं, बाकी के जो दिन बचते हैं उसमें बच्चों को पढ़ाते हैं। एक बार जोरदार तालियां आप उनके सम्मान में बजा दीजिए। उनके बगल में अपूर्वा चतुर्वेदी बैठी हैं, सतना से हमारे बीच पधारी हैं। बहुत अच्छी कवित्री हैं, जैसा दिखती हैं वैसा लिखती हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं कि ये कविता के अलावा शास्त्रीय संगीत भी जानती हूं। शास्त्रीय संगीत वो विधा होती है
जिसमें एक लाइन को 50 बार रपेटा जाता है, क्लासिकल म्यूजिक। एक कवि सम्मेलन में मैंने भूमिका बना दी, मैंने कहा अपूर्वा चतुर्वेदी क्लासिकल म्यूजिक जानती हैं। तो आयोजक बोले यार कविता तो हम तुम लोगों से सुन लेंगे, इनसे तो हम क्लासिकल म्यूजिक ही सुनेंगे। अब ये अपूर्वा चतुर्वेदी खड़ी हुई क्लासिकल म्यूजिक के लिए। जब इन्होंने शुरुआत की शास्त्रीय संगीत की, मैं पिया मिलन को जाऊं, मैं पिया मिलन को जाऊं, मैं पिया मिलन को जाऊं, 50 मिनट हो गए इसी लाइन में, वो पिया मिलन को जा ही नहीं पाई। मैं पिया मिलन को जाऊं, इतने में एक आदमी खड़ा हुआ, बोला मैडम अब तक तो मिलके भी जाते। बड़ी अच्छी श्रृंगार की कवित्री है, यार जोरदार तालियां अपूर्वा चतुर्वेदी के सम्मान में बजाएं। प्रीति मिश्रा जी आपके अपने आंगन की तुलसी, पहले भोपाल में थी और अब नागपुर आ गई हैं। नागपुर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आते से ही उन्होंने यहाँ कवि सम्मेलन करवा दिया, तो आप जान ही सकते हैं कि कितनी सक्रिय हैं। और आप जब इनकी कविताएं सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ऊर्जावान है। और आजकल इनकी कविताएं सारे देश में जा रही हैं। भले ही ये कम कवि सम्मेलन करती हैं, लेकिन देश का ऐसा कोई कवि नहीं जो प्रीति मिश्रा को नहीं जानता। एक बार जोरदार तालियां प्रीति मिश्रा के सम्मान में बजा दें। उनके बगल में एक हस्ती बैठी है, संजय सिंह बाबूजी। मैंने एक शब्द सुना वायरल, देखा कि कोई भी वायरल हो रहा है, जिसे देखो वो वायरल हो रहा है। केवल सुना था कि ये वायरल होता क्या है, लोग फेमस हो जाते हैं, वायरल होता क्या है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे जीवन में ये अनुभव होगा कि वायरल मेरे द्वारा भी कोई होगा। मेरी एक छोटी सी शॉप है भोपाल में ज्वेलर्स की, वहां पे संजय सिंह जी मुझसे मिलने आते हैं। एक बार मिलने आए, बोले दीपक जी आप कवि सम्मेलन में जाते हैं, हमको भी अवसर दीजिए कवि सम्मेलन में जाने का। मैंने कहा आप कोई अच्छा सा गीत सुनाइए। संजय सिंह ने एक गीत सुनाया, मैंने सहज भाव से उसको फेसबुक पर लाइव चला दिया। मुझे नहीं मालूम था कि अगले पल क्या होने वाला है। संजय सिंह जी मिलके हमसे चले गए। 1 घंटे बाद मैंने देखा ऐसे ही फेसबुक खोलने में कि कितने व्यू आए। मुझे नहीं पता था कि उस 1 घंटे में 10,000 व्यू आएंगे। मैंने कहा आज तक मेरे वीडियो पे इतने व्यू नहीं आते, 1 घंटे में इनके पे आ गए। थोड़ी देर में पता चला कि वो व्यू 1 लाख हो गए और आज तक 25 करोड़ लोगों ने संजय सिंह को सुन लिया है और वो बाबूजी के नाम से फेमस हो गए हैं। एक गीत ऐसा है उनका बाबूजी का जो शायद जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से 90% ऐसे होंगे जिन्होंने उनको सुना होगा। और जब आप सुनेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आपने संजय सिंह को सुना है। एक बार जोरदार तालियां आप संजय सिंह के सम्मान में बजा दें। विजयगिरी बारूद, आप मुझे देखें, आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा होगा कि भगवान ने मुझे बड़ी फुर्सत से बनाया। अपूर्वा चतुर्वेदी को टक्कर देता हूं मैं, ऐसा नहीं है स्मार्टनेस में, तो आपको लगता होगा कि भगवान ने मुझे फुर्सत में बनाया। और विजयगिरी को देख के आपको ऐसा लगा कि भगवान ने बनाया कुछ नहीं, मैं मिट्टी का लौना लेके ऐसे ही रख दिया। विजयगिरी बारूद वीर रस का एक बड़ा नाम है साहब। ये बोकारो झारखंड से चल के हमारे बीच आते हैं, लेकिन जब विजयगिरी बारूद अपनी कविता सुनाएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी जामवंत को सुन रहे हैं जो हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास कराते हैं। एक बार जोरदार तालियों से विजयगिरी जी का सम्मान कर दीजिए। उनके बगल में बैठे हैं अंतु झकास, जैसा नाम है वैसा काम है, बालाघाट से आए हैं, रंग में विजय भाई को टक्कर देते हैं। अभी हम लोग नहा रहे थे स्विमिंग पूल में, प्रीति मिश्रा जी से मैंने कहा कि आपके यहाँ स्विमिंग पूल है तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा हम स्नान कर लें। अंतु भाई ने कहा कि मैं भी सोच रहा हूं कि मैं भी स्नान कर लूं, तो अंतु जकास जी हमारे साथ आए। स्विमिंग पूल में और भी लोग नहा रहे थे, अंतु जकास जी ने कपड़े उतारे, स्विमिंग पूल में कूद गए। जितने लोग नहा रहे थे सब निकल निकल के भगने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले वो आदमी रंग छोड़ रहा है। हास्य व्यंग का बड़ा नाम अंतु झकास बालाघाट से चल के हमारे बीच पधारा। जोरदार तालियों से अंतु झकास जी का सम्मान कीजिए। और आइए मैं इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करता हूं। पहले कवि के रूप में मैं उन्हीं को यहाँ बुलाना चाहता हूं, क्योंकि इस कवि सम्मेलन को हम हंसते हुए खिलखिलाते हुए शुरू करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं। जैसा नाम है वैसा काम है, बड़े हाजिर जवाब व्यक्ति हैं। भगवान कसम एक कवि सम्मेलन से लौट रहे थे तो मेरी ट्रेन में जिस बर्थ में हम दोनों बैठे थे, सामने की बर्थ पे 4 लड़कियां आपस में बात कर रही। एक लड़की बोली तुझे कैसा पति चाहिए, तो दूसरी ने जवाब दिया हमको तो करोड़पति चाहिए।
तीसरी से पूछा तुझे कैसा पति चाहिए, बोली अपने को तो 50-50 लाख के 2 चल जाएंगे। सेंटर छोड़ देना। फिर तीसरी से पूछा तुझे कैसा चाहिए, बोली अपने को तो 25-25 लाख के 4 चल जाएंगे। भगवान कसम इससे पहले चौथी का नंबर आता, अंतु भाई ने चारों को अपने विजिटिंग कार्ड दिए, बोले देखो ऐसा है अभी तो मैं सो रहा हूं, जब 1000 रुपया जाओ तो मुझे जगा देना। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। किसी कवि की पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि अपने इतिहास के पृष्ठों पे ग्रहण ना होता, भाई के हाथ से भाई का मरण ना होता। अपने इतिहास के पृष्ठों पे ग्रहण ना होता, भाई के हाथ से भाई का मरण ना होता। पांडवों को जो अगर एक भी बेटी होती, कुलवधू द्रौपदी का चीरहरण ना होता। लेकिन इतनी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बेटियां आज की बिल्कुल पुरुषों के कंधों से कंधे मिलाकर खड़ी हुई हैं। भाभी जी गर्दन हिला रही हैं, बोले कंधों से कंधे नहीं बल्कि सिर पे ही खड़ी हुई हैं। इतनी बेटियों की टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो एक घटना याद आती है, मेरे दोस्त की शादी थी, जब विदाई होने लगी तो उसकी पत्नी रोने लगी। विदा होते समय वो दुल्हन रोने लगी। जब दुल्हन रोने लगी तो उसे देख के मेरा दोस्त भी रोने लगा। मैंने कहा अबे तू क्यों रो रहा है? बोले वो भी तो रो रही है। मैंने कहा उसकी तो शादी हुई है। बोले मेरी भी तो हुई है। मैंने कहा वो अपने मम्मी पापा, घर बार, रिश्तेदार सबको छोड़ के जा रही है। बोले जाके मेरे भी तो छुड़वाए। तो बेटियों की ऐसी टेंशन मत करो बिल्कुल। हमारे गांव में एक महात्मा आते थे बनारस से, बहुत अच्छे प्रवचन देते थे। मेरी दादी उनको हमेशा सुनती थी, जब भी आते थे मेरी दादी सुनने जाती थी। एक बार उन्होंने प्रवचन दिया बेटी के ऊपर कि जिनके घर में एक बेटी का जन्म होता है उनके यहाँ स्वर्ग का एक द्वार खुलता है। जिनके घर में 2 बेटियों का जन्म होता है उनको स्वर्ग के 2 द्वार खुलते हैं। तो मेरी दादी गांव की सीधी सच्ची, उन्होंने कहा महाराज जी आप तो ये बताओ कि स्वर्ग के टोटल कितने द्वार होते हैं? तो महाराज जी ने कहा कि टोटल स्वर्ग के 7 द्वार होते हैं। मेरी दादी ने कहा कि मेरे बहू के 9 लड़की हैं, 2 क्या तेरा बाप खोलेगा? जरा जोरदार तालियां वालियां बजाते रहिए, तालियां आगे चाहिए। देखो क्या होता है, कवि जितने हैं ये तालियों से चलने वाले खिलौने होते हैं। अभी अंतु जकात जी बड़ी अच्छी कविताएं सुना रहे थे, बेटियों की कविताएं सुना रहे थे, बेटी की बड़ी अच्छी कविता सुनाई। ताली एक जगह इन्होंने ऐसी कविता सुनाई, ताली नहीं बजाई, किसी ने, इनको दिमाग खराब हो गया, बड़ी गुस्सा आई, जोर से ये चिल्लाए कि लगता है यार जितने बैठे सब कसम खा के आए हैं कि ताली नहीं बजाएंगे। लेकिन मैं भी कसम खा के आया हूं कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला साथ चल, धक्का मैं लगाऊंगा। आप सब लोग समझदार है, कहने की आवश्यकता ना पड़े। और बेटी बचाने की, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नारा दिया बेटी बचाओ बेटी बचाओ। अरे क्यों बचाओ बेटी, क्यों बचाओ बेटी? कोई जरूरत नहीं है बेटी बचाने की। मैं बिल्कुल गंभीर बात कर रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है बेटी बचाने की। जितनी माताएं बहनें यहां बैठी है, मैं आप सबके फेवर की बात कर रहा हूं। कोई जरूरत नहीं है बेटी बचाने की, क्योंकि जिस दिन आप अपने बेटों को बुरे संस्कारों से बचा लेंगे, आपकी बेटियां अपने आप बच जाएंगी। बेटियों को बचाने की, जब बेटों को आपको बचाना होगा, बड़ी अच्छी उन्होंने रचना पढ़ी। और ये किनकी डायरियों के पन्ने यहाँ वहां खेल रहे हैं। ये देश का भविष्य है, लेकिन कमियों का वर्तमान खराब करने पे तुले हुए हैं। इन बच्चों को जरा आप लोग आराम से बैठा दें। बच्चे आजकल कहाँ हुए, आजकल तो बाप पैदा हो रहा है साहब। बड़ी समस्या हो रही है। मेरा लड़का है 8 साल का, बहुत टेंशन करता है, बहुत टेंशन करता है। अच्छा, उससे बड़ी टेंशन मेरा 12 साल का लड़का, जब देखो जब फेल हो जाए। एक बार मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा क्यों रे, जब देखो जब फेल हो जाता है। बगल वाले शर्मा जी की लड़की को देख, 98% आए। यहाँ वर्मा जी की लड़की को देख, 97% आए। अरे बोले उनको देखने के चक्कर में तो फेल हो रहा हूं, और देखूं कितना। ये संस्कार हो गए। अच्छा वो कोई टेंशन नहीं, वो 8 साल का और बड़ा वाला,
वो स्कूल नहीं जाता, बड़ी मुश्किल में एक बार स्कूल से बड़ा खुश होके आ रहा। मैंने कहा क्या बात है, आज तो तू बड़ा खुश है स्कूल से आते हुए। बोले पापा मत पूछो। अरे मैंने कहा बता क्या बात है। बोले पापा मत पूछो। मैंने कहा बता रहा है कि नहीं बता रहा। बोले पापा आज स्कूल में इतनी शानदार मैडम आई हैं, इतनी स्वीट, इतनी प्यारी मैडम, 1 घंटे का पीरियड 5 मिनट में निकल गया, पता ही नहीं चला। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा क्यों रे, हम तुझे ये सिखाते हैं, जो मैडम पढ़ाती हैं वो माँ के समान होती है। बोले क्या यार पापा, हमेशा अपनी सेटिंग में लगे रहते हैं। ये स्थिति होती है। लेकिन आइए, हम हंसेंगे भी, हम खिलखिलाएंगे भी, लेकिन कवि सम्मेलन का दायित्व होता है कि हम कविता के माध्यम से कोई ऐसी बात भी करें जो आपके दिलों में घर कर जाए, आपकी आत्मा को झकझोरे, आपकी सोई हुई चेतनाओं को जागृत करने का काम करे। ऐसी कविताएं सुनाने के लिए देश का एक बड़ा नाम, बीरस का एक बड़ा नाम विजयगिरी बारूद यहाँ पे जो बोकारो से हमारे बीच चल के आए हैं। जब इस देश की व्यवस्थाएं ऐसी हो जाती हैं कि हमें कड़वी बातें करना पड़ती हैं, और जब लोगों की चेतनाएं सो चुकी होती हैं, तब वीर रस के विजयगिरी बारूद आते हैं और अपनी बातों से, अपनी कविताओं से लोगों की चेतना को जागृत करने का काम करते हैं। मैं दादा पवार राजस्थानी की पंक्तियों से उन्हें यहां बुलाना चाहता हूं कि चाहे जितने धर्म बदल दो पर भगवान नहीं बदलेगा। चाहे जितने धर्म बदल दो पर भगवान नहीं बदलेगा। मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिनमान नहीं बदलेगा। बदलेगा हर कफन लाश का पर शमशान नहीं बदलेगा। अरे हम बदलें या तुम बदलो पर हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। मैं विजयगिरी जी के फेफड़ों को प्रणाम करता हूं। भगवान कसम क्या ताकत लगाई। इस दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी था, सबसे बड़ा प्राणी था डायनासोर। वो तो रहा नहीं, उसके जो 2 फेफड़े बचे थे। अच्छा, मुझसे कई लोग कहते हैं कि तुम वीर रस क्यों नहीं लिखते। मैंने कहा क्यों लिखे वीर रस, क्यों लिखे वीर रस जो अपन है ही नहीं। वो लिखने से फायदा क्या। अपन उन वीर रस के कवियों की तरह तो हो नहीं सकते जो घर से आ रहे पत्नी से पिटकर और मंच पर सुना रहे वीर रस की कविता। देखो तालियां बड़ी कमजोर आ रही है आपकी। अभी नागपुर में एक कवि सम्मेलन हुआ, उस कवि सम्मेलन में विजय भाई ने बड़ी देर तक कविता सुनाई। पिछली बार आए, किसी ने ताली नहीं बजाई, एक दादा ने ताली बजाई। तो दादा ने ताली बजाई तो विजय भाई बोले दादा धन्यवाद, आपने मेरी कविता पे ताली बजाई, आपको मेरी कविता समझ में आई। दादा बोले बेटा तू तो लगा रहे, मैं तो तंबाकू कूट रहा हूं। तो ऐसा लाओ कि आप लोग तंबाकू कूटते रहे और कवि बेचारे लगे रहे। बहुत अच्छा, आप लोग सुन रहे और बड़ी अच्छी उन्होंने कविता सुनाई। पाकिस्तान की बात कर रहे थे, कह भी रहे थे कि पाकिस्तान पे आधे से ज्यादा कवि लिखते हैं, और ये हकीकत भी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान नहीं होता तो पता नहीं कि वीर रस के कवियों में देशभक्ति होती भी कि नहीं होती। भगवान कसम जिसे देखो वो पाकिस्तान पे लिखता रहता है। मेरा मानना है कि जो देश पहले ही निपटा उसे निपटाने की जरूरत क्या है। बिल्कुल सच्ची घटना आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सच्ची घटना से आपको जोड़ रहा हूं। पाकिस्तान पर इंग्लैंड ने हमला कर दिया, ये न्यूज पेपर में नहीं आई, गुप्त रखी गई, आपको मैं बता रहा हूं। पाकिस्तान पर इंग्लैंड ने हमला कर दिया तो पाकिस्तान का सैनिक दौड़ता हुआ अपने जनरल के पास गया, बोले जनरल जनरल इंग्लैंड ने हमला कर दिया, अब क्या करें। जनरल बोला कोई बात नहीं, हम बड़ी जद्दोजहद के साथ लड़ेंगे, इंशाअल्लाह हम जीतेंगे, लाओ मेरी लाल शर्ट। लाल शर्ट आई साहब, लाल शर्ट पहन के वो जनरल चला गया लड़ाई करने। 4-5 दिन तक लड़ाई चली, जैसे तैसे करके पाकिस्तान वो लड़ाई जीत गया। जीत का जश्न मनाया गया। जश्न मनाते हुए उस सैनिक ने पूछा कि जनरल साहब लड़ाई में जाने के पहले आपने लाल शर्ट क्यों पहनी। तो जनरल ने जवाब दिया मेरे दोस्त, वो लाल शर्ट मैंने इसलिए पहनी थी कि लड़ते हुए अगर मैं घायल हो जाऊं तो मेरे लाल रंग का खून उस लाल रंग की शर्ट में छुप जाए, ताकि मेरा खून देखकर मेरे सैनिकों का हौसला ना गिरे। ताली गलत जगह बजा रहे हो आप। इतने में ही भारत ने हमला कर दिया पाकिस्तान को। फिर वो सैनिक दौड़ता गया, बोले जनरल जनरल भारत ने हमला कर दिया, आप क्या करें। जनरल बोला कोई बात नहीं, हम बड़ी जद्दोजहद के साथ लड़ेंगे, लाओ मेरा पीला पेंट। हम अभी नागपुर आए थे, मनीष वाजपेयी जी ने बुलाया था, बहुत बुलाते हैं मुझे नागपुर कवि सम्मेलन में। तो कवि सम्मेलन शुरू होने में थोड़ा समय था, तो यहाँ एक मेला लगा था, वहां मेला घुमाने ये मुझे ले गए। कवियों से क्यों डरते हैं लोग, देखो आप,
मेला घुमाने ले गए तो वहां एक आदमी गधे को लेके खड़ा, उसने गधे के सिर पे लिख के रखा एक तख्ती पे कि जो इस गधे का सिर नाव में हिलाएगा बिना हाथ लगाए उसको 10,000 रुपए का इनाम नगद दिया जाएगा। हर आदमी ने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। सबने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। अपूर्वा चतुर्वेदी भी मेरे साथ थी। अपूर्वा चतुर्वेदी गई, धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, गधे ने फौरन नामे से हिला दिया। उस आदमी का दिमाग खराब, उसने अपूर्वा को 10,000 रुपए दिए। बोले आखिर तुमने इस गधे के कान में कहा क्या? ये बोली कुछ नहीं भाई साहब, सिर्फ इतना ही कहा, कवि हूं, कविता सुनाऊं। अच्छा, हमने दूसरा चक्कर लगाया तो पट्टे ने 2 शर्त रख दी, जो इस गधे का सर पहले हाँ में हिलाएगा फिर ना में हिलाएगा उसको 20,000 रुपए दिए जाएंगे। फिर अपूर्वा चतुर्वेदी का नंबर आया जब कोई कुछ नहीं कर पाया। अपूर्वा ने धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, गधे ने फौरन हाँ में सिर हिला दिया। दूसरी बार कहा, फौरन ना में सिर हिला दिया। उस आदमी ने इसको 20,000 रुपए दिए, उसका फिर दिमाग खराब। बोले आखिर तूने इसकी गधे के कान में अब की बार क्या कहा? अपूर्वा बोली कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कहा, पहचाना, सुनाऊं। अरे दम के ताली वाली बजा देना, मजा आ रहा आपको। और आइए, मैं दृश्य भी परिवर्तन करना चाहता हूं और रस भी परिवर्तन करना चाहता हूं। अपूर्वा का नाम लिया है, श्रृंगार रस की देश की बड़ी लाडली कवित्री है। जब आप इसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कविता ऐसे भी कही जाती है। कहीं देश के बड़े कवि हैं दिनेश प्रभात जी, उन्होंने कहीं कहा, बड़ी अच्छी पंक्तियां कही, मैं अपूर्वा को बुलाना चाहता हूं कि आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में, मन के सूने आंगन में अगर एक घटा बन छाओगे, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। कविता कैसे सुनी जाती है ये आप लोगों ने सिद्ध किया है। देश के बड़े कवि हैं प्रकाश पटेरिया, उन्होंने कहीं कविता के लिए लिखा कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में पली हुई, कवि केशव के घर के बाहर निकली रत्नों में मड़ी हुई, जब मीरा की करताल बजी तो कृष्ण भक्त में लीन हुई, मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में जड़ी हुई, जो जगन्नाथ रत्नाकर को गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि वो पावन बेटी कविता कहलाती है। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, धन्य हो गया मैं। और प्रीति मिश्रा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कविता जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे श्रोताओं के बीच हमको यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया। श्रृंगार की बात कर रही थी, प्रेम की बात कर रही थी। भगवान कसम, श्रृंगार तो मेरी नजर में बिल्कुल ऐसा होता है, ये श्रृंगार रस की कवित्रियां जब श्रृंगार पढ़ती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि करेले के ऊपर चाशनी चढ़ा रही हूँ। अच्छा, इनको लोग सुनते हैं और प्रैक्टिकल करते चले जाते हैं और चप्पलें खाते फिरते हैं। एक बार ये अपूर्वा ने कहीं कविता सुनाई श्रृंगार की, तो एक लड़का भावुक हो गया, वो चला गया अपनी प्रेमिका के पास, बोला अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा, तू मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा, तू मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। मैंने कहा क्यों रे, ये बता, तेरी हो गई तो क्या पूरे मोहल्ले की होने देगा? ये कविताओं का जादू हो जाता है, बड़ी स्थितियां गंभीर हो जाती हैं, बातें श्रृंगार की करती हैं। अच्छा, आजकल का प्यार हो क्या गया है? किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, मेरा एक दोस्त है आशीष यादव, बड़ा उदास बैठा था, मैंने कहा यार हुआ क्या? तो प्यार क्या हो गया आजकल का, सुनना और आनंद लेना। दिन भर जिसके मैं आगे पीछे घूमता था, शादी में भी उसके सपोर्ट देके आ गया। दिन भर जिसके मैं आगे पीछे घूमता था, शादी में भी उसके सपोर्ट देके आ गया। नकली हंसी को लिए घूमता था यहाँ वहां, खुद के ही दिल पे मैं चोट देके आ गया। तो सोचता ही रहा उसे भेंट में क्या दूंगा, अब 2 के लिफाफे में 100 का नोट देके आ गया। सोचता ही रहा उसे भेंट में क्या दूंगा, अब 2 के लिफाफे में 100 का नोट देके आ गया। प्रेमिका के दुल्हे से मिलकर ऐसा लगा अपने विरोधियों को वोट देके आ गया। ये आजकल का प्रेम हो गया है। और ऐसे ही समसामयिक ऐसी चीजों पर टिप्पणियां करने वाले, व्यंग करने वाले, देश की विसंगतियों पर व्यंग करने वाले एक बड़े व्यंगकार आज हमारे बीच बैठे हैं, मनीष वाजपेयी जी, जो कामठी से हमारे बीच चल के आए हैं। हास्य में और व्यंग में बड़ा बारीक अंतर होता है। हास्य क्या होता है, मैं आपको कोई टिप्पणी बोल रहा हूं, आप हंस रहे हो, लेकिन थोड़ी देर में जाकर आप भूल जाओगे कि मैंने कोई बात आपसे कही और आप किस बात, ऐसी बात बोल दी कि हम कभी नहीं भूल सकते।
आपको बुरा भी नहीं लगेगा और बात भी समझ में आ जाएगी। व्यंग्य क्या होता है? बड़े व्यंग्यकार हैं देश के सुरेश पराग, उन्होंने कहीं व्यंग्य किया। नागपुर के श्रोताओं, मैं आप तक वो व्यंग्य पहुंचाता हूं, मैं देखना चाहता हूं व्यंग्य आप कितना समझते हैं। मैं एक बड़े व्यंग्यकार की जमीन यहां तैयार कर रहा हूं। सुरेश पराग जी ने कहा कि लालू ने जब चारा खाया तो चारा बेचारा ये सोचकर शर्माया। लालू ने जब चारा खाया तो चारा बेचारा ये सोचकर शर्माया कि जब मुझे गाय खाती थी तो मैं गोबर बनता था। फिर कई लोग सुबह ही समझेंगे। अच्छा, एक व्यंग और रखता हूं। तेज नारायण बेचैन जी ने बड़ा अच्छा व्यंग किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में जब सांसदों ने प्रस्ताव रखा कि सांसदों के मनोरंजन के लिए संसद में चिड़ियाघर होना चाहिए, तो हमने कहा कि उसकी क्या जरूरत है जबकि आप लोग हो। जब तक रहा मैं धूप में चादर बना रहा, मैं अपनी माँ का आखिरी जेवर बना रहा। ये दुनिया हंसना न भूल जाए, इसलिए मैं बादशाह होकर भी जोकर बना रहा। बहुत बढ़िया कविता यहाँ पे मनीष वाजपेयी जी ने सुनाई। और अगर आपको लगा हो कि इस तरह से व्यंग्य लिखा जाता है, इस तरह से कविता कही जाती है, तो जरा दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाएं उनके सम्मान में। वाकई में प्रोफेसर हैं, इसके पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे। वहां बच्चों को इतनी कविताएं सुनाई कि बच्चे फेल होने लगे। मुख्यमंत्री जी तक खबर पहुंची तो मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट इनको फोन किया, बोले मनीष वाजपेयी, तुम्हारे कारण बच्चे फेल हो रहे हैं, तुम्हारा तबादला मुर्गी पालन विभाग में किया जाता है। इनको मुर्गी पालन विभाग में भेज दिया। वहां गए तो ये मुर्गियों को कविताएं सुनाने लगे। मुर्गियों को इतनी कविताएं सुनाई कि कविता सुन सुन के बेचारी मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिए। फिर खबर पहुंची मुख्यमंत्री तक, फिर इनके पास फोन आया, बोले तुम्हारे चक्कर में मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिए। कल से अगर मुर्गियों ने 2-2 अंडे नहीं दिए तो समझ लेना अब की बार तुम्हारा तबादला बड़ी खतरनाक जगह होगा। मनीष वाजपेयी जी का दिमाग खराब, बंदूक लेके गए मुर्गियों के पास, बोले सुनो मुर्गियों, वैसे तो मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन अगर कल से 2-2 अंडे नहीं दिए तो सबको मार के खा जाऊंगा। अगले दिन ये गए तो हर मुर्गी ने अंडे दिए, 2 अंडे 2 अंडे 2 अंडे 2 अंडे। एक ने एक ही दिया तो इनका दिमाग खराब। बोले क्यों, जब सबने 2 दिए तो तूने एक क्यों दिया? बोले साहब वो तो मैंने आपके डर के मारे दे दिया, मैं तो मुर्गा हूं। ये कविता लॉकडाउन की बात कर रहे थे, लॉकडाउन में ऐसा वैसा। भगवान कसम बड़ी विचित्र स्थितियां हुई। लॉकडाउन में सबको घर में रहना पड़ता था। मेरी वाइफ आती थी, कहीं यहां से निकलती कहीं वहां से निकलती, मैं बैठा रहता, मुझे देखती और बोलती पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ये किसकी बात कर रही है। ये स्थितियां हो जाती थी। लेकिन मैं भी ब्राह्मण आदमी हूं, कभी सम्मेलन तो कर नहीं पाते थे, तो सोचा भैया कथाएं करें। शादियां हो रही हैं, शादियां होती थी उस समय भी, 4 लोगों को बुला लेते थे, शादियां करते थे। एक गांव में शादी कराने चला गया। मैं शादी कराने गया तो वहां लड़की वालों का पंडित, मैं लड़के वालों की तरफ से गया, लड़की वालों का पंडित भी सामने बैठा। वो लोग घी लाए, गांव का शुद्ध घी। मैंने घी लेके हवन में छोड़ा। जैसे ही घी को हवन में छोड़ा उसकी खुशबू इतनी अच्छी आई, मुझे लगा यार भोपाल में इतना अच्छा घी नहीं मिल सकता, कैसे भी करके इस घी की जुगाड़ करनी पड़ेगी। मैंने सेटिंग की। सेटिंग कैसे होती है सुनिएगा। जब कविता यहां से सुनाई जाएगी, कवि कविता सुनाएगा, आप ताली बजाएंगे, ये सेटिंग है। वैसे ही मैंने वहां सेटिंग की। मैंने कहा यार इतना अच्छा घी मिलना चाहिए, जुगाड़ कैसे करें? तो मैंने लड़की वालों के पंडित की तरफ आंख मारी और इशारे से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम गणनाथ वह गणपति गुंगवामहे प्रियनाथ वह प्रियपति गुंगवामहे। घी चोरो घी चोरो घी चोरो। अब वो पंडित समझ गया तो उसने भी मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम गणनाथ वह गणपति गुंगवामहे प्रियनाथ वह प्रियपति गुंगवामहे। काय में चोरू काय में। यहां से मैंने फिर मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। लोटे में चुरा ले, लोटे में चुरा ले। अच्छा पंडित समझ गया तो उसने लोटे में घी चुराना शुरू किया। लोटा भर गया। जैसे ही भर गया तो ये दृश्य देख रही थी एक नायन। नायन समझते हो आप लोग? खवासन, वो जो बाल काटते हैं उनकी पत्नियों को नायन बोलते हैं।
ये प्राकृतिक पत्रकार होती है। इसकी आदत ही होती है कि यहाँ की वहां खबर बोलती है। उसने जैसे देखा कि दोनों पंडित मिलकर घी चुरा रहे हैं तो वो भी शुरू हो गई और हमारे सामने आके मेरी पहली बवरिया रे क्या पंडित मिलकर घी चोरे, मेरी पहली बवरिया रे क्या पंडित मिलकर घी चोरे। इतना सुन नहीं था मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा ओम शांति रे पाह शांति अंतरिक्ष शांति प्राप्ति। हे नारायण तू भी शांत हो जा, आधा तेरा आधा मेरा। तालियां नहीं गई। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे। भगवान कसम यहाँ सबसे अच्छी बात ये हुई, मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि जैसे ही कवि सम्मेलन हुआ तो ज्यादा किसी नेता को नहीं बुलाया, कोई भाषण नहीं हुआ, सीधे कवियों को मंच दे दिया, माइक दे दिया। ये हमें अच्छा लगा। अभी एक कवि सम्मेलन में गए थे 4-5 दिन पहले। वो कवि सम्मेलन कराया वाटर टैंक के उद्घाटन के उपलक्ष्य में। एक नेताजी को बुलाया वाटर टैंक के उद्घाटन के लिए। अब नेताजी का दिमाग खराब कि मैं वाटर टैंक पे बोलूं क्या। नेताजी से कहा बोलो। अब नेताजी शुरू हो गए वाटर टैंक की तरफ इशारा करके, ये वाटर टैंक है, इसमें वाटर भरा जाता है। टैंक 2 प्रकार के होते हैं। एक टैंक युद्ध में भी पाया जाता है। वाटर यानी पानी। पानी 2 प्रकार का होता है, मैला पानी और साफ पानी। मैले पानी में कमल खिलता है। कमल एक फूल है, फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब से गुलकंद बनता है। गुलकंद पेट साफ करने के काम आता है। अच्छा, पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। खरबूजे को देख के रंग बदलता है। रंग जर्मनी के सबसे अच्छे हैं। जर्मनी वो जहां का हिटलर जिसने वार कराया। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार और बंदवार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल है, गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खा के हमको प्यास लगती है, प्यास के लिए हम पानी पीते हैं। जब तक सम नहीं बजाओगे उंगली रहती रहेगी। और आइए अब मैं एक ऐसे गीतकार को यहां बुलाना चाहता हूं जिनको सुनने के लिए आजकल देश में जहां भी जाते हैं, जहां संजय सिंह जाते हैं, वहां पे अगर लोग आते हैं सुनने तो वो केवल संजय सिंह को सुनने आते हैं। क्योंकि आज देश में एक गीत इतना वायरल हुआ है, इतना वो गीत चला, लोगों के मन में इतनी उस गीत ने छाप छोड़ी है कि मैंने देखा है कि जहां जहां संजय सिंह जी ने वो गीत पढ़ा, लोगों की आंखों से आंसुओं की धार नहीं रुकी और उस गीत के लिए लोगों ने खड़े होकर 5 मिनट तक तालियां बजाई। ऐसा उस गीत का चमत्कार है साहब। ऐसा वायरल होने वाला व्यक्ति मैंने जीवन में पहली बार देखा। संजय सिंह जब गीत लिखते हैं तो वो गीत की कल्पना करना ही मुश्किल है कि वो गीत कैसे लिखते हैं। कहीं पवार राजस्थानी ने कहा कि दुखों में काम जो आए उसे हम मीत कहते हैं। दुखों में काम जो आए उसे हम मीत कहते हैं। खुले कांटों पे सो जाए उसे हम प्रीत कहते हैं। वो मुजरा है, वो ठुमका है जो सिक्कों पर उछलता है। लहू से जो लिखा जाए उसे हम गीत कहते हैं। आजकल लोगों के पास मरने की फुर्सत नहीं है, आपने कवि सम्मेलन के लिए फुर्सत निकाली, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल स्थिति ये हो गई है कि भोपाल में एक बार मैं एक पार्क में ऐसे ही बैठने चला गया तो एक महिला बड़ी देर से रो रही थी, बहुत देर से रो रही थी। मुझे बड़ा अंदर से लगा यार कि पता नहीं क्यों रो रही है, कुछ ना कुछ बात है। तो मैं गया और मैंने सहानुभूति पूर्वक उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा क्या बात है बहन जी, आप रो क्यों रही हो? बोली भैया मेरे पति ने 1 महीने पहले मुझे बहुत मारा। मैंने कहा 1 महीने पहले मारा और आप अब रो रही हो? बोले फुर्सत ही नहीं मिली। और उसके बाद भी आप कवि सम्मेलन सुनने की फुर्सत निकाल के बैठे, ये बड़ी बात है। लेकिन निवेदन है कि जितने लोग चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं, मस्ती के साथ कवि सम्मेलन सुनिए, क्योंकि कवि सम्मेलन मस्ती का विषय होता है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना मुझे 4-5 लोग यहाँ ऐसे लग रहे देखने में कि ये जबरदस्ती जिंदा है। जिन तारों में करंट नहीं होता लोग उन पे अंडरवेयर बनियान टांगना शुरू कर देते हैं।
इसलिए अपने अंदर करंट रखिए, कवि सम्मेलन को उत्साह के साथ सुनिए। टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है, टेंशन कहीं से भी हो जाती है। मेरा एक दोस्त अच्छा खासा कार में जा रहा था, बढ़िया गाने सुन रहा था, बढ़िया चला जा रहा है, अचानक एक लड़की सामने आ गई, एक्सीडेंट हो गया, टेंशन, उसका दिमाग खराब, उसको आनंद फानंद में लेके अस्पताल गया। डॉक्टर से बोला कैसे भी करके इसको बचाओ, नहीं तो मुझ पे केस हो जाएगा। डॉक्टर लड़की को ऑपरेशन थिएटर में लेके गया, थोड़ी देर में आया, बोले बधाई हो, लड़की बिल्कुल सही है, सुरक्षित है, मेरे दोस्त की टेंशन खत्म। डॉक्टर बोला बधाई हो, आप बाप बनने वाले। उसका दिमाग खराब, बोले अरे मैं तो इसको जानता ही नहीं, मैं कहां से इसके बच्चे का बाप। बोले उसकी याददाश्त चली गई, बोल रही है ये लेके आया, यही होगा मेरे बच्चे का बाप। उसने कहा भैया डीएनए टेस्ट करवा ले। डीएनए टेस्ट के लिए गए, डॉक्टर फिर आया, बोले बधाई हो, आप इस लड़की के बच्चे के बाप नहीं, मेरे दोस्त की टेंशन खत्म। डॉक्टर बोला क्योंकि आप तो बाप ही नहीं बन सकते। अच्छा, टेंशन ये नहीं कि बाप नहीं बन सकता, उसने सोचा यार मैं बाप नहीं बन सकता तो घर में जो 3 खेल रहे, तो टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है। जोरदार तालियां जरा बजाइए। और प्रीति जी पढ़ रही थी, भाई साहब बैठे हैं चश्मे वाले, ताली बजा रहे थे, जितना सुंदर उनका फेस है उससे अच्छा सरफेस है। एक चांद आसमान में है और एक जमीन पे दिख रहा है। अच्छा, पुरुषों पर 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं पुरुषों के सिर पे, एक उनकी माँ और एक उनकी पत्नी। माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और यहाँ सामने अंकल बैठे हैं, उनको देख के ऐसा लग रहा है कि सारे मोहल्ले ने उनके सिर पे हाथ फेरा। लेकिन बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे। आइए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक कविता मेरी दनादन, जिसकी वजह से मेरा नाम पड़ा है, लोग मुझे दनादन कहते हैं, बिना भूमिका के मैं कविता सुनाता हूं, आनंद लीजिएगा और सुनिएगा। अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार दनादन। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। अरे कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते, बड़े निठल्ले सांड हो गए खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कबाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम मंगार दनादन। तो बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। अरे बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार दनादन। तो हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई। अरे हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई, टुनटुन सी दमदार दनादन। हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई, टुनटुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी, कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार दनादन। मेरे मामा कहते थे कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भगवान कसम, एक दिन उठ गया सुबह 4 बजे, फिर क्या हुआ? सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे। अरे सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दिन। सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता, अपने आ गए बिना पदक के रेस जीत गए, ऐसी थी रफ्तार दनादन। तो बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली। अरे बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चट्टी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चट्टी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खिली कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दे हम उपचार दनादन।
बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।